गुड मॉर्निंग बच्चों, राधे राधे। देखिए, अगर आप लोग कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, इस बार आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम देना है, तो ये क्लास आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, आज मैं मॉडल पेपर इंग्लिश का सॉल्व करा रहा हूँ और सभी बच्चे ध्यान से देखें। पहले मैं मॉडल पेपर का केवल ग्रामर पोर्शन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो ग्रामर के जो पोर्शन होते हैं, पार्ट्स होते हैं, पहले उससे कर लेते हैं, उसके बाद फिर लिटरेचर का पार्ट बाद में करेंगे। तो मॉडल पेपर मैं एक तो लिया हूँ और उसे सॉल्व कराने चल रहा हूँ। आप सभी बच्चे ध्यान से देखें, पढ़ें और इसे रिपीट कर लें ताकि ये तैयारी हो जाए अच्छे से। और कई मॉडल पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा ताकि आप लोगों को बड़ा आराम से हर चीज सीखने को मिले। अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ते जाइए, तैयार करते जाइए, आपका मॉडल पेपर तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप कई क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने की अपनी जो है प्रैक्टिस भी कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको बहुत ही आसानी लगेगा, बहुत आसान लगेगा, आराम से आप लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है उसमें से ग्रामर का जो पार्ट है उसमें से लिए हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, ही wants टू, उसके बाद ये स्पेस दिया गया है। जो स्पेस दिया गया है उसका भी ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है चार्ट रो, लेकिन इसके आगे जो है देखिए, ट्रेकिंग इन द हिमालय। देखिए, ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन गोइंग, सेकेंड ऑप्शन गोज, थर्ड ऑप्शन गॉन और फोर्थ ऑप्शन है गो। देखिए ध्यान से, लिखा है ही वांट्स टू, उसके बाद ये गो के फॉर्म दिए गए हैं, गो, गोज, गॉन, गोइंग। तो आप ध्यान से समझिए। देखिए, वाक्य को पढ़ते समय ये कंफर्म करना है, ये पता करना है कि किस टेंस में दिया गया है। ठीक है, अगर टेंस आपको समझ में आएगा कि किस टेंस का है तो उसी हिसाब से हम इसका जो है वर्ब का फॉर्म लगाएंगे। देखिए, लिखा है ही वांट्स, वह चाहता है, टू गो, वह जाना चाहता है। देखिए, इन्फिनिटिव दिया है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है। और मैं कई बार बताया भी हूं, अगर आपको न पता हो तो ये जान लीजिए, इन्फिनिटिव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। अगर टू आया है, TO2, तो वो इन्फिनिटिव है। अगर उसके बाद वर्ब लिखना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए क्या है, गो। हम यहाँ पे लिखेंगे गो, ये वाला पार्ट सही है। ठीक है, चलिए वैसे ही देखते हैं दूसरा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, इफ यू वांट टू नो, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, यू आर ये है क्वेश्चन। कहा गया, इफ यू वांट टू नो, यदि आप जानना चाहते हो अबाउट न्यू थिंग्स, किसी नए चीज के बारे में,
अर्थात यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसका जो है आंसर बताना है। कह रहा है कि यदि आप किसी चीज के बारे में बहुत जानने की इच्छुक हैं तो आप क्या कहलाएंगे। यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे लड़के जो किसी भी चीज को क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब अगर उनके माइंड में चल रहा है तो इसको कहते हैं जिज्ञासु। अब इसका अंग्रेजी क्या होता है, देखिए इसमें दिया है कॉशियस और कॉन्शियस, केयरलेस और क्यूरियस। तो जो क्यूरियस होता है वही होता है जिज्ञासु। तो इसका आंसर होगा क्यूरियस, लेकिन हम चारों ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं। ऑप्शन ए है कॉशियस, CAUTIOUS। कॉशियस का मतलब होता है सावधान रहने वाला। दूसरा देखिए, दूसरा है कॉन्शियस, CONSCIOUS। अब कॉन्शियस का मतलब होता है जो होश में हो, होशो हवास में, यानी उनका ज्ञान जो है अच्छे से हो, बेहोश न रहे, अज्ञानता में न रहे। और सी देखिए, सी दिया है केयरलेस। केयरलेस माने जो बहुत लापरवाह होते हैं, उनको कोई परवाह किसी चीज का नहीं होता है, तो उसको कहते हैं केयरलेस। और अगला देखते हैं डी, यह है क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस। ठीक है, देखिए तो क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, किसी चीज को जानने की इच्छा रखना, उनके मन में चलता रहता है कि वो हर चीज जाने, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो यही आंसर है क्यूरियस। तो यहां पे हम भर देंगे यू आर क्यूरियस। ठीक, यही आंसर है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर, समझते जाइए। और कहीं पे अगर दिक्कत हो रहा हो तो फिर कमेंट करना, पूछना कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, सब बता देंगे तुम लोग को। चलिए तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। द टीचर A is favorite of all रमेश। ये जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये जंबलिंग वर्ड्स हैं, यानी कि हमारे जो सेंटेंस बनेंगे वो इन्हीं किसी वर्ड को इधर हेर फेर करके बनाना है। यानी कि ये जो वर्ड दिए गए हैं, द टीचर, ए इज, फेवरेट ऑफ ऑल और रमेश, इन्हीं से हमें एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले, जबकि ये बिना अर्थ के दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, पहले समझ लीजिए। देखिए जब भी जंबलिंग वर्ड आए तो पहला काम होता है कि हम देखें कि इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क तो नहीं दिया है। लास्ट में यहाँ पर खोज लिए, कहीं पे क्वेश्चन मार्क नहीं दिखा। ठीक है, इसका मतलब ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस बनने वाला है वो असर्टिव बनने वाला है, क्वेश्चन नहीं है, यानी इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे, असर्टिव में। अब असर्टिव में अगर बनाना है तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएं, यानी इस पूरे में हम देखेंगे सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब होना चाहिए, बाकी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए देखते हैं कि हम कहां से इसको शुरू करें। लिखा है द टीचर, अगर हम द टीचर बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा, द टीचर इज ए फेवरेट ऑफ ऑल, लेकिन यहाँ पे गलती हो रहा है, रमेश उठा ले तो सही होगा। रमेश इज द, सॉरी द तो टीचर के साथ है, रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर, ऑफ ऑल द टीचर। यहां हम शुरू करेंगे रमेश, क्योंकि रमेश के बारे में ही कहा जा रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम सब्जेक्ट यहाँ पे दो तो दिखाई दे रहा है, रमेश भी दिखाई दे रहा है, द टीचर भी दिखाई दे रहा है,
तो हमको देखना है कि यहाँ पे फेवरेट की बात कर रहा है, पसंदीदा, तो रमेश को ही यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑल द टीचर, सभी टीचर जो हैं वो रमेश को क्या कहते हैं, फेवरेट, रमेश के जो है फेवरेट हैं। तो रमेश दोनों तरीके से बन सकता है, इसमें दिक्कत नहीं। अगर हम चाहे तो रमेश को कह दे कि रमेश जो है सभी टीचरों का वो है फेवरेट है, और सभी टीचर रमेश के भी फेवरेट हैं। ये दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। रमेश देखिए पहले कैसे हो रहा है, इज ए फेवरेट, FAVOURIT, फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर। नहीं, कुछ छूटा नहीं ना। रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर। और दूसरे तरीके से हम बनाए तो इस तरह से बनेगा, ऑल द टीचर। हम दोनों तरीके से बना के देखते हैं पहले कि कौन सा सबसे अच्छा बेस्ट होगा। ऑल द टीचर इज a favorite all the teacher is a favorite of all the teacher is favorite of, ये हो गया है ना, फेवरेट ऑफ, ये गलती हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर वाला ही सही है। अगर ये हम बनाने चल रहे हैं, इसमें परेशानी आ रहा है, ये नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो हम बनाए हैं पहले वाला ही सही है। ठीक है, इसमें बताया गया कि रमेश जो है वह सभी अध्यापकों का फेवरेट है, सभी अध्यापक उसे बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, यही इसका होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, अगर हमको अपने से बनाने की इच्छा थी हम इसलिए देख रहे थे, लेकिन ऑप्शन अब देखिए क्या ऐसा कोई दिया है, लिखा है ऑल द टीचर इज फेवरेट ऑफ रमेश। ऑल द टीचर इज फेवरेट ऑफ रमेश, ये भी तो सही लग रहा है। ऑल द टीचर इज फेवरेट ऑफ रमेश, चलिए ये भी सही लग रहा था। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑल द टीचर इज फेवरेट ऑफ रमेश, ये सही लग रहा है। रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स है। दूसरा है रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स। दूसरा है रमेश, ये हम जो लिखे हैं ऊपर वाला, रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स। दूसरा है रमेश द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ ऑल, ये तो सही नहीं लग रहा है, रमेश द टीचर ये गलत है। रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर, रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर, ये दो बार दे दिया है। रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, फिर रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, द ऑल टीचर। अच्छा, तो इसमें से रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, ऑल द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ रमेश, ये वाला सही होना चाहिए। यहाँ पे एक गलती हमको दिखाई दे रहा है, आप लोग भी ध्यान से देखिए, लिखा है ऑल द टीचर्स इज। ठीक है, यहाँ पे इज क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि जब ऑल द टीचर्स लगा है तो क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, और ऑल द टीचर्स इज लगाया है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। और कहीं पे आर है ही नहीं, तो ऑल द टीचर्स कहीं शुरू ही नहीं होगा, रमेश से ही शुरू होगा, और ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला मैंने पहले ही बताया था, यही सही है। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हुए। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। चौथे क्वेश्चन के लिए इस बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए एक बार इसको मिटाते हैं। एक बार सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो।
चलिए 3 क्वेश्चन हो गया, अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर मिसस्पेल्ड। ये क्वेश्चन जो है इसमें कहा जा रहा है कि आपको नीचे जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उस 4 ऑप्शन में से कोई एक वर्ड ऐसा होगा, 4 वर्डों में से कोई एक वर्ड ऐसा होगा जो गलत है, बाकी 3 सही होंगे। ठीक है, तो आपको मिस स्पेल्ड यानी जो गलत स्पेलिंग वाला है उसे ही छांटना है। उल्टा मत समझ लेना कि सही कौन है, पता चला सही कई ठो दिखेगा, एक तो सोचोगे वही पहले देखते मान सही को लगा दोगे निशान। ऐसे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि जो सही है वो छांट लें और पहले दिखाई दिया सही तो सोचेंगे बस अब आगे बढ़ावे मत करो, यही है आंसर। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ए नंबर अबुडेंस, ए बी यू एन बी ई एन सी ई, अबुडेंस। दूसरा देखिए बी नंबर, ये है अटेंडेंस, ए डबल टी ई एन डी ए एन सी ई। अब अगला है सी नंबर एक्सेप्टेंस, ए डबल सी ई पी टी ए एन सी ई। और चौथा है डी नंबर एक्विंटेंस, ए क्यू यू ए सी भी है इसमें, ए सी क्यू यू ए आई एन टी ए एन सी ई। चलिए देखते हैं ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है, पहले चारों का वर्ड मीनिंग स्पेलिंग देख लेते हैं। स्पेलिंग में कहां पे कोई गड़बड़ी दिखाई देगा, जहां गड़बड़ी दिखाई देगा वहां पे रुकेंगे। तो सबसे पहले अबुडेंस, अबुडेंस का मतलब होता है प्रचुरता या बहुत अधिक मात्रा में। यहाँ पे जो प्रचुरता की स्पेलिंग होती है ए बी यू एन डी ए एन सी ई, यही पे यहाँ पे गलती किया है। ये डी ए एन सी ई होना चाहिए, डी ई एन सी ई के स्थान पे। तो अगर डी ए एन सी ई होगा तो इसका हो जाएगा प्रचुरता। अटेंडेंस, ए डबल टी ई एन डी ए एन सी ई, ये सही है। अटेंडेंस का मतलब उपस्थिति। इसको नोट कर लेना सभी बच्चे कि सबसे पहले स्पेलिंग जो है वो अगर सही है तो उसका हिंदी मतलब क्या है वो जान लें। आगे देखते हैं एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार करना, स्वीकार। एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार। एक्वेंटेंस, इसका मतलब होता है परिचय या जान पहचान के। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि इसमें कौन सी मिसस्पेल्ड है, ये पहला वाला मिसस्पेल्ड है, यानी कि ये हमको आंसर देना है, जवाब यही देना है कि यही गलत है। ठीक है, स्पेलिंग आप सभी बच्चे नोट कर लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिखाई दे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया है सेम टू सेम वही क्वेश्चन रख दिया जाता है। तो अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको याद आएगा, नहीं तो बाद में फिर भूल जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो इसका नोट बनाते जाइए सब बच्चे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, सी पुट्स
द पेन, फिर उसके बाद स्पेस है, स्पेस के बाद लिखा है हर पॉकेट। देखिए यहां पे जो ऑप्शन है उसको पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है देखिए, ए नंबर दिया है कि इन, यानी प्रीपोजिशन भरने के लिए दिया है। बी नंबर इनटू, सी नंबर एट, और डी नंबर ऑन। चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए सी पुट्स यानी वह रखती है, द पेन यानी पेन को, अब कर रहा है हर पॉकेट में अपने जेब में तो अपने आप आ जा रहा है, यानी कि यहाँ मे की अंग्रेजी लिखना है हमको। वह पेन को अपने जेब में रखती है। अब यहाँ पे पुट्स यानी रखती है, उस समय का जो रखने का समय होगा तो वो जो पेन होगा वो मूवमेंट अवस्था में होगा। पेन रखते समय की बात हो रही है। अगर वो पेन रखा है कहा जाता कि रखा है, तब वहां पे स्थिर अवस्था में होता। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब भी मे के लिए मूवमेंट अवस्था बताई जाए तो हम वहां पे इनटू का प्रयोग करते हैं, और मे के लिए अगर एक स्थिर अवस्था बताई जाए कि जो पड़ा है, किसी के अंदर वो पड़ा है, तो वहां पे इन का प्रयोग करेंगे। अगर वो डालते समय की बात कर रहा है, यानी डालते समय का मतलब वो मूव करेगा, जाएगा अंदर, तो वहां पे हम क्या बताएंगे, इनटू। तो यहां पे हम लिखेंगे सी पुट्स द पेन इनटू हर पॉकेट। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो ग्रामर से थे। अब इसके आगे ग्रामर के अलावा जो अगला क्वेश्चन है ग्रामर से वो देखते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा जो ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, ये 6वां क्वेश्चन समझ दिया है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए जिन बच्चों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं आता है वो बच्चे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख लें एग्जाम से पहले, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में से एक एक क्वेश्चन आना है और 2-2 नंबर का है, यानी 4 नंबर आपको अगर चाहिए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव एकदम तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था वो कह रहा है री राइट माने फिर से लिखिए द फॉलोइंग यानी नीचे दिए गए वाक्य सेंटेंस को बाय द चेंजिंग यानी बदल कर इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया जाएगा क्वेश्चन और उसे इनडायरेक्ट में बनाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, फिर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। चलिए समझते हैं। पहले जिनको पता है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हैं तो दोनों क्वेश्चन समझ लें ध्यान से। यहाँ पे देखिए माई फ्रेंड सेड टू मी, अर्थात यह असर्टिव सेंटेंस में लिया गया है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ये कैसा सेंटेंस लग रहा है? देखिए असर्टिव सेंटेंस में एक सेंटेंस होता है जिसमें कहा जाता है कि अगर वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ हो
तब हम उस सेंटेंस के टेंस को नहीं बदलते हैं। तो कहा जाता है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो यहां पे हम लव वाज ब्लाइंड नहीं करेंगे कि होता था, आज भी यही मान्य है। ठीक है, आज भी यही मान्य है कि लव इज ब्लाइंड। ठीक, तो हम इसको जब बनाएंगे तो यही सोच के चलेंगे कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये वाला पार्ट जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ, जब यूनिवर्सल ट्रूथ आए तो हम इस सेंटेंस को वैसे के वैसे टेंस में रखते हैं जिस टेंस में वो दिया है, यानी प्रेजेंट में। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। पहले तो सेड टू मी को हम कर देंगे टोल्ड। सेड टू को किस में करते हैं? टोल्ड में। तो माई फ्रेंड टोल्ड, फिर मी। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लिखते हैं? दैट लव इज ब्लाइंड। ठीक, इस तरह से ये बन गया, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट लव इज ब्लाइंड। तो आपको हमेशा ये माइंड में रख के चलना है, नहीं तो बहुत बच्चे क्या होंगे, लव वाज ब्लाइंड करके हट जाएंगे। उनको लगेगा कि ये टेंस, ये जो सेंटेंस है ये टेंस पास्ट में है, और नियम यही है कि अगर जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले यानी रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में होता है तो ये रूल भी है कि रिपोर्टेड स्पीच को हम क्या करते हैं? टेंस बदल देते हैं, उसको भी पास्ट में कर देते हैं। लेकिन ये भी नियम है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाए तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी अपने चैनल पे डालेंगे वीडियो। आप सभी बच्चे जो नहीं जानते हैं तो देख लेना, उस वीडियो को भी डालना है मुझे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन दूसरा। बोर्ड भर गया है, चलते हैं इसको मिटाकर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसको मिटाएं। चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, और हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। 7 क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस दिया है, पैसिव वॉइस। चेंज द, लिखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। क्वेश्चन दिया है राजन टीच्स अस साइंस। यही है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, राजन टीच्स अस साइंस। देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जो रूल है, जो नियम है, आपको याद होना चाहिए। मेरे प्लेलिस्ट में वो है, वीडियो लिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमको करना क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं उसको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको सब्जेक्ट बनाना होता है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बनाने से पहले हमको बाई चाहिए, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी टेंस में। इतना ये मुख्य रूल है, ये मुख्य 3 नियम हैं, इसे एकदम रटे रहो कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो एकदम बेसिक है। इसके बाद आता है कि जो टेंस है, टेंस के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि टेंस कौन सा है। यहां पे लिखा है राजन टीच्स अस, राजन हमें पढ़ाते हैं। यस या यस लगा है तो इससे पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए हम बना के दिखाते हैं। यहाँ पे एक और भी मैटर है, यहाँ पे देखिए अस ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और साइंस दूसरा जो साइंस है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तब ऐसे सिचुएशन में जब हमको दो ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। चाहे हम अस को वी में चेंज करके बना दें, चाहे साइंस को डायरेक्ट ले लें।
तो चलिए हम दोनों तरीके से इसको करके सॉल्व करके दिखाते हैं, आपको जो पसंद आए उसको आप करिएगा। तो पहले हम अस को लेके इधर आते हैं, तो कर देंगे वी के साथ हम क्या लगाएंगे, इज एम आर में से आर, वी आर। अब टीच का जो है थर्ड फॉर्म टाट, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो वी आर टाट। अब टाट के बाद ये जो है टाट, इसके आगे क्या आ रहा है, साइंस, वो लिख दो साइंस। अब आ गया राजन, जो है इधर आएगा तो बाई लग जाएगा, बाई राजन, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए कि अस को हम इधर ले आए सब्जेक्ट बनाने के लिए, माने ये ऑब्जेक्ट है, इधर आया, अस का हो जाता है वी, तो वी के साथ आर, आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टाट। फिर जो इसके पहले बचा था, एक जो ऑब्जेक्ट बच गया उसको ऐसे वैसे लिख दो, उसके बाद बाई, फिर से आ गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन गया। चलिए एक और विधि देखते हैं, एक और मेथड, जो हम साइंस को इधर अगर ले आते हैं तब क्या होता है, साइंस। अगर साइंस इधर आ गया तो देखिए वी आया था तो आर लगाए थे, और साइंस एक सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इज, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि ये एसएनएस हो गया, यहाँ पीएनएस था तो आर लगा, एसएनएस है तो इज, तो साइंस इज स्टार्ट। अब दूसरा चीज देखिए, एक तो हम इधर लाए थे, एक तो वहीं रखा है, जो वहीं है तो उसको वैसा ही वैसे लिखना होगा, अस, इसको कुछ नहीं छेड़खानी करना इसमें। साइंस इज टाट अस, फिर बाई राजन। तो एक जगह खाली आपको ध्यान देना है, अगर दो दो ऑब्जेक्ट आता है तो किसी एक ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से चाहे ऐसे बना दीजिए चाहे ऐसे बना दीजिए, ठीक। तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट देखने, लिखा है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, अगला क्वेश्चन है 8वां मान लीजिए, पंचुएट, पी यू एन सी टी UATE, punctuate the following। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है, पंक्चुएशन का मतलब जो मार्क लगे रहेंगे, यानी कि सेंटेंस के अंदर जो मार्क है वो गायब होते हैं, वहां मार्क नहीं लगे, जैसे कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब आपको नहीं दिखाई देंगे, यही सब आपको लगाना होगा। और दूसरा चीज कि जहां पे कैपिटल होता है वहां पे स्मॉल करके दे देगा तो आप उसे कैपिटल बनाइए, जहां पे स्मॉल होना चाहिए वहां पे अगर कैपिटल बना दिया, यानी कि हम वर्ड को भी देखेंगे कैपिटल, अल्फाबेट जो लेटर्स होते हैं कैपिटल और स्मॉल लेटर में भी गलती करता है और मार्क्स में भी गलती करता है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है द टीचर said to Mohan, look at the board, sir, I shall be careful in future, replied he। देखिए ये क्वेश्चन जो दिया गया है, मैंने अभी क्या बताया, पंक्चुएशन में क्या होता है, पंक्चुएशन में हमें दो जगह ध्यान देना है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर पे, उसके बाद हमको कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, इन सब पे भी ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं कि कहां कहां पहले ये गलती कर रहा है, एक बार देखते हैं। पहले
नियम होता है कि अगर कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, जबकि यहाँ पे वो गलत किया है। द को स्मॉल लेटर से लिखा है तो यही हम पहले कर देंगे, द को कैपिटल लेटर से। ठीक है, देखिए द जो है, टी जो है वो क्या है, स्मॉल, यहां होना चाहिए कैपिटल। उसके बाद टीचर, सेड टू मोहन। अक्सर करके ये देखा जाता है कि जो पंक्चुएशन होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है, उसी को हमसे करवाता है, ताकि बहुत से लड़के जो नहीं जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो तो गलती करेंगे 100%। कामा इन्वर्टेड कामा में सब बच जाते हैं। तो आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़िए और समझिए। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद एक कामा लगता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे कामा। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे कामा। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कामा होता है। उसके बाद देखिए जो अगला रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है वहां पे इन्वर्टेड कामा ऊपर से ऐसे होना चाहिए, इन्वर्टेड कामा, और जबकि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इस तरह से कामा और इन्वर्टेड कामा में हमने बदलाव कर दिया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। लिखा है लुक एट द बोर्ड। अच्छा ये ध्यान देना, इसको बनाने मत लगना कि चले हम बना भी दे, इसको जैसा है वैसा ही लिखना है, इसमें कुछ बनाना नहीं है। ये मत सोचना कि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरह बना के दिखा दे, जैसे है वाक्यों के इसमें सेंटेंस के वर्ड में हमें कोई बदलाव नहीं करना है। ये स्पेलिंग गलती नहीं देगा, इतना ध्यान देना। ये कभी भी स्पेलिंग, पंक्चुएशन में स्पेलिंग गलती नहीं मिलता है, केवल कैपिटल और स्मॉल गलती मिलेगा, या तो कामा, इन्वर्टेड कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब। लुक एट द बोर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप कर दो, क्योंकि यहां से देख रहे हैं सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर रिप्लाइड ही। ये जो है बोर्ड, ये इसको जो है आर्डर मिल रहा है। अगर हम लोग पढ़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखेंगे कि लुक से अगर शुरू हो जाए यानी वर्ब से शुरू हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, आर्डर दे रहा है। लुक एट द बोर्ड पे ही यहाँ पे बात समाप्त करना है, यहाँ पे फुल स्टॉप कर देना है। अब फिर आगे की बात हम देखेंगे क्या करना है। यहाँ लिखा है सर आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर रिप्लाइड ही। अब यहाँ पे हमको ये देख रहे हैं कि ये दोबारा से जो टीचर मोहन से बोल रहा था, मोहन बोलने चल रहा है। मोहन क्या बोल रहा है, सर आई शैल बी केयरफुल, कि मैं रहूंगा सावधान, फ्यूचर में हमेशा, भविष्य में हमेशा मैं सावधान रहूंगा, उसने उत्तर दिया। हम क्या करें, अब इसको देखेंगे कि यहां फुल स्टॉप हो गया, तो अब शुरू करेंगे सर, ये कामा में, सॉरी इन्वर्टेड कामा में रहेगा, क्योंकि ये जो ही है ना, ही रिप्लाइड कर रहा है, यानी यह भी उत्तर दे रहा है। तो जो उत्तर होता है यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो ये तो हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और ये है उसका रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच हम कामा में कर देंगे और इन्वर्टेड कामा में। तो सर, अब यहाँ पे एक चीज और गलती दिया है, देखिए आई को गलत कर दिया है। ये आई जो होता है, ये नियम है कि आई हमेशा अकेला कैपिटल होता है। तो सर आई कैपिटल बना दो, शैल, आई हमेशा अगर अकेले हो तो कैपिटल होना चाहिए। आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर। अब यहां पे ये समाप्त हो रहा है, यहीं पे हम इन्वर्टेड कामा लगा देंगे बंद वाला। उधर से स्टार्ट का लगाए थे, सर से लेकर यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, लिखा है रिप्लाइड ही, तो लिख दे रिप्लाइड ही, यहां पे फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से ये बना 2 बार फुल स्टॉप से।
ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी ऐसा सेंटेंस आता है जब एक ही वाक्य, एक ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो बार बात कही जाए। एक बार तो जो कोई कह रहा है, फिर वो उसका जवाब दे रहा है, तो ऐसे में से दो बार हमें लिखना पड़ेगा, दो बार कामा, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो ये था ग्रामर के पोर्शन का 8वां क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और बचा है जो होता है ट्रांसलेशन। तो चलिए अब हम ट्रांसलेशन सॉल्व करते हैं। ग्रामर का अंतिम पार्ट है ये। ठीक है, तो अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट हो जाए, उसके बाद फिर ग्रामर का ट्रांसलेशन कर। थोड़ा एक बार देख लीजिए सभी लोग, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये जो सर था, सर के बाद हम कामा लगाएंगे, सर के बाद कामा लगाकर फिर आई से जो शुरू है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे। ध्यान देना, आई शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा बंद। फिर रिप्लाई में मैंने आर कैपिटल कर दिया था, आर कैपिटल नहीं रहेगा, बीच में कहीं पे कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पे रिप्लाइड के बाद ही लिख देंगे, ही के बाद फुल स्टॉप कर देंगे। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी मॉडल पेपर में इतना ही क्वेश्चन आता है ग्रामर से संबंधित, और बाकी तो एप्लीकेशन और ऐसे भी रहता है, वो अभी बताया जाएगा। तो पहले चलते हैं, देखते हैं ट्रांसलेशन वाला पार्ट। लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यहाँ पे क्लास 10 में यूपी बोर्ड में जो ट्रांसलेशन आता है वो एक पैराग्राफ की तरह आता है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता है, इंटरवलों की तरह छोटा सा होता है। तो ये जो छोटा सा ट्रांसलेशन दिया है, ये एक तरह से एक बार हम पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके समझाएंगे। जैसे लिखा है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। ये हो गया कि वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। और अगला है, आवश्यक रूप से, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। इसको हम बना लेते हैं, द ट्रीज आर वैल्यूएबल ट्रीजर ऑफ आवर कंट्री। देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, निधि है, निधि यानी ट्रीजर। अब ये ट्रीजर जो है कैसा, अमूल्य है, तो वैल्यूएबल ट्रीजर। तो वृक्ष यानी कि यहाँ पे पेड़ों की बात हो रही है, द ट्रीज। अब ये बहुवचन में है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, द ट्रीज आर। अब अमूल्य निधि का वैल्यूएबल ट्रीजर, फिर हमारे देश का ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो इस तरह से हो गया पहला। अब अगला चलते हैं, देखते हैं। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं, बल्कि देते हैं, नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं।
चलिए देखते हैं अभी ये कैसे बनेगा। पहले तो हम कोई भी सेंटेंस मिले उसके टेंस को पहचानने की कोशिश करें कि कौन से टेंस में दिया गया है। देखिए लास्ट में देते हैं आया है, ता है, ते है, ती है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। यहाँ पे नहीं देते हैं यानी ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये कुल मिलाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए हम देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। पहले हम बना लें वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि वे हमें मारती। यहाँ पे देखिए बल्कि का जो प्रयोग हुआ है, ही नहीं बल्कि, तो नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग यहाँ किया गया है। नॉट ओनली केवल इतना ही नहीं, बट आल्सो यानी इतना भी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट ओनली, यहाँ पे हम शुरू करेंगे द ट्रीज गिव अस, अब क्या, नॉट ओनली केवल ईंधन व फल ही नहीं, नॉट ओनली फ्यूल एंड फ्रूट, द ट्रीज गिव अस नॉट ओनली फ्यूल एंड फ्रूट। अब यहीं पे लगाएंगे बट आल्सो दे या इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दे गिव अस टिम्बर आल्सो। टिम्बर का मतलब होता है इमारती लकड़ी। तो ये हो गया द ट्रीज गिव अस नॉट ओनली फ्यूल एंड फ्रूट्स, यानी पेड़ पौधे हमें, यहाँ गिव अस, गिव यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है देने का अंग्रेजी गिव लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए खाली गिव। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ गिव्स कर देते। गिव अस नॉट ओनली केवल इतना ही नहीं, क्या क्या, फ्यूल एंड फ्रूट, बट आल्सो ये भी, दे गिव अस टिम्बर आल्सो। बट आल्सो लगा है तो आल्सो फिर दोबारा लगा दिए, ये गलत है। यहां से आल्सो हटा देते हैं क्योंकि बट आल्सो लगा हुआ है, यहीं पे समाप्त हो जाएगा। द ट्रीज गिव अस नॉट ओनली फ्यूल एंड फ्रूट्स बट आल्सो दे गिव अस टिम्बर। टिम्बर यानी इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी का मतलब ऐसा लकड़ी जिससे घर बनाया जाता हो, इमारत बनाया जाता हो। ठीक है, अगला है हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। यहाँ पे चाहिए आया है, चाहिए का प्रयोग देखो, वर्ब आया हो, वर्ब में नाने नहीं आया हो और चाहिए आया हो तो शुड का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर वर्ब आया हो और वर्ब के अंतिम में नाने नी लगा हो और चाहिए आया हो तो शुड का प्रयोग होता है। चलिए हम देखते हैं ये कैसे बनाएंगे। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए तो वी शुड, वी शुड प्लांट मच ट्रीज। वी शुड प्लांट मच ट्रीज। प्लांट का मतलब लगाना होता है, रोपना, जिसको हम पेड़ को रोपते हैं तो प्लांटिंग करते हैं, तो प्लांटिंग ही कर सकते हैं। वी शुड प्लांटिंग मच, बल्कि यहाँ प्लांटिंग करते हैं। अच्छा, वी शुड प्लांट मच ट्रीज, तो हो गया हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अगला है अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अनावश्यक रूप से, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। यहाँ पे भी आ गया चाहिए,
नानेनी वर्ब में आया है, नानेनी, और चाहिए भी आया, फिर शुड का प्रयोग है। तो वी अनावश्यक रूप से इसमें वर्ब दिया ही नहीं है, तो सॉरी सब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो हम लिखते हैं यहां से वी का प्रयोग यहां पे भी कर दें, वी शुड नॉट कट अननेसेसरी unnecessary, we should not cut unnecessary, यहीं पे ट्री लिख दें, we should not cut the tree unnecessary, यहाँ we should not cut the tree unnecessary यानी कि अनावश्यक रूप से। तो we should not cut the tree, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, unnecessary यानी अनावश्यक रूप से। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन वाला पार्ट। ऐसे जब एग्जाम में पूछे, आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको सॉल्व करना हो, तो डायरेक्ट पूरा एक साथ है मत किया करो, इस तरह से करोगे ठीक रहेगा। एक हिंदी फिर एक इंग्लिश, फिर एक हिंदी फिर एक इंग्लिश, ऐसे करते जाओगे तो जो एग्जामिनर होते हैं उनको देखने में अच्छा लगता है, और हर हिंदी को देखकर अंग्रेजी देखेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो क्लास था इंग्लिश का मॉडल पेपर, पहला मॉडल पेपर मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें से केवल ग्रामर का पार्ट था। अब जो लिटरेचर है वो बाद में देखा जाएगा, पहले हम पूरे मॉडल पेपर का ग्रामर पार्ट खत्म कर देंगे, उसके बाद लिटरेचर भी बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और थोड़ा सा प्यारा प्यारा कमेंट भी भेजा करिए, और अगर जो वीडियो को नए देख रहे हैं लड़के, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।